हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए लुईस अम्ल की क्षारक संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम लोग ब्रॉन्स्टेड-लारी कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन किए थे, तो आज हम लोग लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की लुईस वैज्ञानिक ने किस प्रकार से अम्ल और क्षारक को डिफाइन किया और उन्होंने किस आधार पर बताया। तो लुईस जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर अम्ल और क्षारक की संकल्पना को प्रस्तुत किए थे और इस संकल्पना को उन्होंने प्रमुख बिंदु निम्न बताए थे। तो देखिए इसमें उन्होंने ये बताया था कि जैसे ऐसे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, मतलब जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। तथा वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन दाता मतलब जो देते हैं दूसरे को, वे लुईस क्षारक कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए लुईस अम्ल जैसे एग्जाम्पल के रूप में BF3 एल्युमिनियम क्लोराइड, FeCl3, ZnCl2, ये सभी क्या है, ये लुईस अम्ल है। तो लुईस अम्ल मतलब ये सभी इलेक्ट्रॉन युग्म एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। और लुईस क्षारक जो है वे NH3 हुए, PH3 हुए, NF3, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करेंगे, मतलब ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से लुईस अम्ल की जो प्रबलता होती है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है और लुईस क्षारक की जो प्रबलता होती है इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। और उन्होंने ये बताया कि लुईस अम्ल क्षारक की जो क्रिया में अम्ल और क्षारक के मध्य जो होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से जैसे यहाँ NH3 है, ये लुईस क्षारक है, और ये BF3 क्या है, लुईस अम्ल है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये NH3 अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म BF3 को देगा और इस प्रकार से उनके मध्य में वही बताएगी कि इलेक्ट्रॉन प्रदान होता है। तो इस प्रकार से ये लुईस ये देने का कार्य कर रहा है, तो ये लुईस क्षारक काम करेगा और ये लुईस अम्ल की भांति कार्य करेगा। तो लुईस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया कि संकल्पना के अनुसार सामान्यतः सभी धनायन क्या होते हैं, वो अम्ल होते हैं। मतलब जिस भी तत्व पर अगर धन आवेश है तो वो अम्ल होंगे और जिस पर ऋणायन होंगे वो क्षारक होंगे। किंतु कुछ धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो उभयधर्मी के जो धनायन होते हैं कौन से होते हैं, AlOH का होल ट्वाइस +1 चार्ज, AlOH पे +2 चार्ज आदि, और ऋणायन जैसे HCS पे -1 चार्ज। उन्हें पाँचवा पॉइंट ये बताया कि धनायनों के जो प्रभावी नाभ की आवेश के बढ़ने से उनका अम्लीय प्रबलता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अम्लीय प्रबलता का जो बढ़ता हुआ क्रम है इस तरह से देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मतलब लिथियम का सबसे अधिक है, फिर सोडियम का और फिर पोटेशियम का, और आयरन पे +2 चार्ज और आयरन थर्ड में जिसकी मतलब आवेश बढ़ेगा उसकी अम्लीय प्रबलता बढ़ेगी, तो इसलिए आयरन पे +3 चार्ज की अम्लीय प्रबलता अधिक होगी Fe पे +2 चार्ज से। इस प्रकार से लिथियम, बेरिलियम और बोरान में, तो बोरान पे +3 चार्ज अधिक है तो इसलिए इसकी अम्लीय प्रबलता सबसे ज़्यादा, उसके बाद बेरिलियम पे, फिर लिथियम पे। और फिर उन्होंने अगले पॉइंट में ये बताया कि वे अणु जिनके अष्टक अपूर्ण होते हैं, मतलब जिनमें अष्टक पूरा नहीं होता, वे लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जैसे BF3 एल्युमिनियम क्लोराइड और FeCl3। और उन्होंने अगले पॉइंट में ये बताया कि वे अणु जिनका अष्टक प्रसारित होता है, मतलब जिनमें अष्टक का प्रसार होता है, मतलब उसमें अष्टक बनने लग, मतलब कहने का मतलब है जैसे कोष पूर्ण होने के बाद अगली कक्षा में होता है तो उनके केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले जो उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु की संख्या बढ़ने से उनकी अम्लीय प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, SO2 से अधिक अम्लीय SO3 होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। इस प्रकार से सल्फर में क्या होगा, अष्टक का प्रसार होने लगता है। और फिर यहाँ देखिए नीचे एग्जाम्पल लिखा गया है, HClO इज लेस देन HClO2, इज लेस देन HClO3 और इज लेस देन HClO4। तो इस प्रकार से देखिए उन्होंने 8वां पॉइंट ये बताया कि वे अणु जिनके अष्टक का प्रसार होता है वे समांतर लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करते हैं, जैसे NH3, PH3 और NF3, ये सभी लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करते हैं क्योंकि इसमें अष्टक का क्या होता है, प्रसार होता है। अब हम यहाँ विलायक के बारे में अध्ययन करेंगे, काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट, कि विलायक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए विलायक मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला इसमें प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट को इंग्लिश में भी प्रोटॉनिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसमें ये देखिए प्रोटॉनिक नाम से ये स्पष्ट है कि वे विलायक जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं या ग्रहण करते हैं, उन्हें हम प्रोटॉनिक विलायक कहते हैं। और प्रोटॉनिक विलायक जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या होता है, अम्लीय विलायक। अम्लीय विलायक को इंग्लिश में प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहेंगे। तो इसमें वे विलायक जो प्रोटॉन देते हैं उन्हें अम्लीय विलायक कहते हैं, मतलब जो प्रोटॉन देंगे उन्हें अम्लीय विलायक कहेंगे, जैसे HF, द्रव HF, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, और क्षारीय विलायक मतलब प्रोटोजेनिक विलायक सॉल्वेंट। तो इसमें वे विलायक जो प्रोटॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें क्षारीय विलायक कहेंगे, जैसे द्रव NH3, ये प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं।
फिर हम यहाँ देखते हैं उभयधर्मी विलायक, जिसको एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। तो वे विलायक जो प्रोटॉन का त्याग और ग्रहण दोनों करें सकते हैं उन्हें उभयधर्मी विलायक कहते हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और OH आयन लेता भी है। अब यहाँ देखते हैं, तो ये एक तरह से आप कहेंगे जो अभी हमने 3 विलायक पढ़ा, ये जो हमने तीनों विलायक पढ़ा ये प्रोटॉनिक विलायक के प्रकार थे। तो फिर यहाँ देखिए हम देखते हैं दूसरा नंबर समतली विलायक, लेवलिंग सॉल्वेंट जिसे कहते हैं। तो वे विलायक जिसमें अम्ल आयनित हो जाते हैं वे समतली विलायक कहलाते हैं, जैसे जल। अब यहाँ देखते हैं विभेदी विलायक, डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट, वे विलायक जिसमें अम्ल आंशिक रूप से क्या होते हैं, आयनित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से ना हो, उन्हें विभेदी विलायक कहते हैं। जैसे द्रव HCl, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अप्रोटॉनिक विलायक किसे कहते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट, कि वे विलायक जो प्रोटॉन को ना तो देते हैं और ना ही लेते हैं, उन्हें अप्रोटोनिक या अप्रोटिक विलायक कहेंगे, या इसको इंग्लिश में सॉल्वेंट। एग्जाम्पल जैसे बेंजीन, टॉल्यूएल, ईथर। अब हम यहाँ देखते हैं अम्ल और क्षारक की प्रबलता क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है। तो देखिए किसी भी अम्ल की जो प्रबलता होती है किसी तंत्र पर प्रदान किए गए अचयन की सांद्रता पर, तथा इस प्रकार से किसी क्षारक की प्रबलता किसी तंत्र पर प्रदान किए गए OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है कि अगर कोई अम्ल है तो उसमें OH आयन की सांद्रता देखी जाएगी, अगर कोई क्षारक है तो उसमें OH आयन की सांद्रता देखी जाएगी। फिर देखिए किसी अम्ल या क्षारक की जो प्रबलता होती है विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। कहने करती है कि मतलब जिसमें उसको घोला जाता है इसकी प्रकृति नेचर पर निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए अगर यहाँ ले लीजिए HCl द्रव NH3 विलायक में एक प्रबल अम्ल की बात व्यवहार देता है, मतलब NH3 यहाँ पे विलायक के रूप में अमोनिया जो है, जबकि यह विलायक बेंजीन में उदासीन प्रकृति को दर्शाता है, क्योंकि बेंजीन ना तो प्रोटॉन देता और ना ही लेता, ये सभी को पता है। तथा यही HCl द्रव और HF विलायक एक दुर्बल क्षारक की बात व्यवहार करता है, मतलब यहाँ पे दुर्बल क्षारक की बात होता है और यहाँ उदासीन, क्योंकि यह ना ही लेगा ना देगा तो उदासीन ही प्रकृति का व्यवहार करेगा, और एक प्रबल अम्ल की बात व्यवहार करता है इसमें। फिर सभी कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं, केवल सल्फोनिक अम्ल को छोड़कर। सभी खनिज अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। और किसी अक्सीय अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता उसकी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के बराबर होती है। कहने का अर्थ किसी कोई भी अगर अक्सीय अम्ल उसकी क्षारकता या भास्मिकता निकालना हो तो ऑक्सीजन परमाणु से जितने हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी उतनी उसकी क्षारकता या भास्मिकता होगी। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल H2SO4 में इसकी क्षारकता 2 होगी क्योंकि ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। H3PO4 में देखिए 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन, एक नीचे से 2 बगल से 3 है। और H3PO3 में देखते हैं 2 है क्योंकि दो ऑक्सीजन से 2 ही हाइड्रोजन जुड़े, ये हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा है। अब यह देखिए अम्लों की प्रबलता का बढ़ता हुआ जो क्रम है, सबसे अधिक आयोडीन HI में, फिर HBr में, फिर HCl में, फिर HF में, फिर HCl4 में, H2SO4 में, HCl, फिर HNO3 और फिर HClOH, फिर CH3COOH, फिर H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। अब सबसे कम कार्बोनिक अम्ल की प्रबलता होती है और सबसे ज़्यादा HI की। अब यहाँ देखिए क्षारकों की प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे अधिक क्षार कौन है, KOH है, फिर NaOH, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब यहाँ देखते हैं अम्ल और क्षारक की अपेक्षिक प्रबलता क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। दो अम्लों या क्षारकों की अपेक्षिक प्रबलता जो दोनों अम्लों या क्षारकों की प्रबलताओं के अनुपात की क्या होती है, बराबर होता है। तो माना 2 अम्ल HA और HB है तो अम्ल की अपेक्षिक प्रबलता जो होती है अम्ल HA की प्रबलता बटे अम्ल HB की प्रबलता। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसकी वियोजन स्थिरांक के मान पर निर्भर करता है। वियोजन स्थिरांक का मान बढ़ने पर अम्ल या क्षारक की प्रबलता भी बढ़ती जाती है। माना अम्ल HA का वियोजन स्थिरांक KHA और अम्ल HB का वियोजन स्थिरांक KHB हो तो अम्ल की अपेक्षिक प्रबलता बराबर अंडर अम्ल HA का वियोजन स्थिरांक बटे अंडर या अम्ल HB का वियोजन स्थिरांक, या इसी को हम अंडर KHA बटे KHB। ये अपेक्षिक प्रबलता निकालने का फार्मूला है कि अगर अपेक्षिक वियोजन का स्थिरांक दिया हुआ तो हम उनका अपेक्षिक प्रबलता किसी भी अम्ल की प्रबलता को निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो देखिए शुद्ध जल जो होता है अति दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। शुद्ध जल मतलब उदासीन होता है, न्यूट्रल, जिसका pH मान क्या होगा, 7 होगा। तो शुद्ध जल अति दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है जिससे इसके वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब डिसोसिएशन के जो अमाउंट होता है बहुत लेस होता है। तो जल के 5.56 पूरे 10⁻7 अणुओं में से केवल 1 अणु का वियोजन होता है। इसी कारण से शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुछ अलग होता है, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, करंट धारा नहीं बहती है। तो यहाँ पे देखिए हमने H2O को वियोजित किया तो H आयन और OH आयन में कन्वर्ट हुआ,
तो H2O के वियोजन जो है उसके साम्य द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लागू करने पर तो K बराबर H आयन बट बड़े क्वेश्चन के अंदर फिर OH आयन बड़े क्वेश्चन बटे H2O, तो K हुए H2O बराबर H आयन और OH आयन। तो यहाँ पे H2O एक दुर्बल अति दुर्बल विद्युत अपघट्ट होने के कारण इसकी साम्यता क्या हो जाती है, स्थिर हो सकती है। तो KH2O बराबर KW और पुनः KW बराबर इक्वल टू H आयन और OH आयन। KW जो यहाँ है KW जो है वो जल का आयनिक गुणनफल है। अतः स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित H आयन और OH आयन की साम्यताओं का गुणनफल स्थिर रहता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो इस प्रकार से जल के आयनिक गुणनफल का जो मान होता है वो ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे तो जल के आयनिक गुणनफल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल का जो मान होता है 1×10⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर होता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के आयनिक गुणनफल का मान 5.47×10⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW का मान जो होता है 7.50×10⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से शुद्ध जल जो होता है उदासीन प्रकृति का होता है, जिसके कारण से शुद्ध जल में H आयन और OH आयन की साम्यता क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए H आयन बराबर OH आयन, तो जल के आयनिक गुणनफल से H आयन OH आयन इक्वल टू KW। और यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम देखते हैं H आयन OH आयन का मान क्या होगा, 10⁻14 के इक्वल होगा। और यहाँ H आयन OH आयन बराबर, इससे पहले हमने लिखा तो यहाँ पे H आयन बराबर 10⁻14, तो H आयन का होल स्क्वायर 10⁻14। तो यहाँ 2 घात एक घात हटाएंगे तो यहाँ 14 है, तो 7 इसलिए हमने लिखा है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसी प्रकार से OH आयन इक्वल टू 10⁻7, यहाँ पे चार्ज नीचे है, थोड़ा सट गया इसमें। इस प्रकार से ये हो गया मान। और फिर H आयन की साम्यता के आधार पर विलयन की 3 स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, जो कि निम्न है। क्या क्या है देखिए, जब H आयन की साम्यता 10⁻7 होगा तो विलयन उदासीन प्रकृति का होगा, और जब इस साम्यता 10⁻7 से अधिक है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, और जब इससे कम है तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा। ये चीज़ बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग ने जल के आयनिक गुणनफल का फार्मूला देखा, और इसके आगे हम लोग कल pH स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं तक, और हमारे क्लासेस कुछ दिन आप बंद थे, इसके लिए ध्यान देंगे काफ़ी। और हमारे चैनल को आप ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।